गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान राजकीय महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, अपन ने पहले पढ़ा था नियोजन के बारे में। हम जब भी कोई गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? नियोजन का था। दूसरा है संगठन, जिसको कि हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि घर को अगर सुचारू रूप से गृहिणी को कुशलतापूर्वक कार्यों का मात्र अगर योजना बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसको क्रियान्वित करना और विभिन्न क्रियाकलापों को संगठित करना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। संगठन के द्वारा ही हम किसी काम को कर सकते हैं। अगर हमारे में संगठन की क्षमता नहीं है तो हम वो काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग होना आवश्यक है। उन गृहिणियों के लिए खासतौर से जो कामकाजी हैं, जो घर और बाहर दोनों का काम संभालती हैं और उनका प्रमुख स्थान भी रहता है। इसलिए परिवार के सदस्यों की सहायता सहयोग से जटिल काम भी हम सरलतापूर्वक हम अपनी कम समय और शक्ति में संपन्न कर सकते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, पारिवारिक वातावरण को सुखद, शांतिपूर्ण और उल्लासमय रख सकते हैं। इस तरह से परिवार में प्रेम, सौहार्द और एकता का भावना विकसित हो जाती है। कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए, संपन्न करने के लिए एक कुशल गृहिणी का काम करता है कि घर के सारे काम के परिवार के सदस्यों का काम का बंटवारा कर दे। लेकिन काम का बंटवारा करते समय भी हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कार्य का उसकी क्षमता, उसकी आयु, उसकी रुचि, उसकी इच्छा आदि का भी हमें सदस्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी काम को थोपा जाना नहीं चाहिए और किसी भी सदस्य को कोई अतिरिक्त कार्यभार सहन करने की क्षमता नहीं है, और ना ही किसी को इतना कम भी काम दिया जाए कि बंटवारा किया जाए। और सभी सदस्यों को मिलजुल कर सारे काम करने चाहिए और सबको एक साथ करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ संगठन का अर्थ। घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे अकेले गृहिणी कर नहीं सकती है और ना कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इससे निपटने के लिए क्या होता है, हमें काम बांटना ज़रूरी हो जाता है। संगठन की क्रिया से हम जब संगठित होते हैं तभी हम उस काम को शुरू कर सकते हैं। संगठन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म से हुई थी, जिसका अर्थ है शरीर के विभिन्न भाग या अंगों से। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न भाग होते हैं और सभी अंग सम्मिलित होते हैं, सब एक साथ काम करते हैं, तभी हमारा जीवन चक्र जो है वो सुचारू रूप से चलता है। जैसे सब जुट होकर एक साथ, जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, जीभ, सिर, मस्तिष्क आदि, ये सब देखने में तो सूक्ष्म होते हैं और देखने में भिन्न लगते हैं, लेकिन इनका कार्य एक क्रियाओं में भिन्न होता है। लेकिन ये सब मिलके एक काम करते हैं और शरीर को हमारा चलता फिरता और करते हैं। हाथ का काम होता है, हाथ का काम करना होता है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, पैर चलता है, जीभ स्वाद ग्रहण करता है, आँख देखती है, परंतु ये सब संगठित होकर ही काम करते हैं। सभी अंग अलग होते हुए भी लेकिन इनमें आपस में अंतः संबंध होता है। सपोज़ करो हम पैदल चल रहे हैं और हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, एकदम हमें पीड़ा होती है, पैर एकदम हम ऊपर करते हैं, हाथ एकदम हमारा वहाँ जाता है कि उस कांटे को निकाल लें, और एकदम हमारे जो होता है आँख देखने लग जाती है कांटा किस जगह चुभा है, कहाँ है, उसका प्रयास करते हैं। और इन सबों को संचालित करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारा मानव मस्तिष्क, जिसका नियंत्रण सभी अंगों पर रहता है। और इस तरह से पूरे संगठन होकर एक शरीर का विकास होता है और शरीर बनता है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं संगठन का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है इस उदाहरण से कि विभिन्न कार्यों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को ही हम संगठन कहते हैं। अब मैं बताती हूँ तुम्हें संगठन की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने दी है। मैकरलैंड ने कहा है, एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। मिल वर्ड के अनुसार कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। डेविस ने कहा है, संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देश में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। उर्विक के अनुसार किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाना है निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच इन क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है। ब्रैच के अनुसार संगठन प्रबंध की संरचना है, क्योंकि वह आर्थिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में विभक्त करता है। अब अगर हम ये सारी परिभाषाएं देखें और इन सारी परिभाषाओं को हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो ये कहते हैं कि संगठन जो होता है वो संगठन निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों एवं विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर समन्वित रूप से काम करने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने की कला है।
अब मैं बताती हूँ संगठन के विभिन्न चरण क्या होते हैं। हम कोई भी काम करते हैं संगठित तब हम हो गए। अब उसके विभिन्न चरण क्या होते हैं? सबसे पहला है क्रियाओं का निर्धारण। लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है पहले हम समस्त कार्यों को परिभाषित करें, फिर प्रत्येक कार्य को उसकी प्रकृति, आकार, उद्देश्य, उसके निहित उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उपक्रियाओं में विभाजित किया जाए और इसके बाद ही विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा जाए। दूसरा है क्रियाओं का समूहीकरण। जो भी हम क्रिया करते हैं उसका समूहीकरण करना हमारा संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं अथवा वे क्रियाएं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं उन्हें एक साथ रखा जाए। जैसे संपन्न करने का हेतु एक ही व्यक्ति का, जैसे रसोई का काम, एक जना बर्तन मांज रहा है, एक जना रसोई का सारा सामान इकट्ठा कर रहा है, एक जना क्या कहते हैं फल सब्जी को अलग करके फ्रिज में रख रहा है, एक मसालों को डिब्बे में रख रहा है। काम सारा कर रहे हैं लेकिन सब अलग अलग काम कर रहे हैं और संगठित रूप से कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारी रसोई व्यवस्थित होती जा रही है। ऐसे ही किसी को अगर बैठक का सजावट का शौक है, शयन कक्ष है, तो वो बैठक की सजावट करता है, साफ़ सफाई का ध्यान देता है और सारे काम आसानी से हो जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं तो इस कार्य में असुविधा रहती है और साथ ही वांछित परिणाम भी नहीं मिलते हैं। फिर परिवार के सदस्यों, थर्ड पॉइंट है परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। कोई भी क्रियाओं का समूहकरण करते हैं तो उसका विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच में होना चाहिए ताकि वैसे पूर्ण कुशलता और निपुणता से कर सकें तथा उन्हें विश्राम भी और मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके। तो ये गृहिणी की सूझबूझ पर निर्भर करता है कि वो अपने विवेकपूर्ण निर्णय से ले कि वो किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपना चाहिए और जो व्यक्ति को काम सौंपे तो वो काम उसकी रुचि, शक्ति, क्षमता, प्रतिभा, प्रबंध चातुर्य, कुशाग्र बुद्धि आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को घर में साज सज्जा का शौक़ है तो उसको साज सज्जा का दे दे, किसी को पढ़ने में तो उसको पढ़ने लिखने का काम दे दे, किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई का शौक़ है तो सिलाई कढ़ाई बुनाएगा, किसी को बाज़ार से ख़रीदने का शौक़ है तो बाज़ार से ख़रीदारी का। तो इस प्रकार हम कार्य का जो विभाजन करते हैं, हम कार्य का जो भी करते हैं, हमें अब देखना चाहिए किस में कौन सी क्षमता है। इससे क्या होगा, हमारा पारिवारिक माहौल जो होगा सुखद होगा और संतोषप्रद बना रहेगा, सदस्यों में प्रेम रहेगा, एकता रहेगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और कार्य के प्रति भावना भी जागृत होगी। आत्मनिर्भरता हो जाती है और स्वावलंबन की आदतों का विकास होगा जो कि उसके भावी जीवन और खुशहाल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। फिर है अधिकारों का सौंपा जाना। संस्था हो या घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार्य ही नहीं सौंपे जाने चाहिए बल्कि उन्हें कुछ आवश्यक अधिकार भी देने चाहिए ताकि वे अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को निभावित कर ले, पूर्ण कुशलता से और मनयोग से कर सके। ध्यान रहे, बिना उत्तरदायित्वों के अधिकारों को सौंपा जाना सर्वथा अनुचित है। इसमें केवल विवाद, भ्रम और आशंकाएं उत्पन्न होती है जो कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। संगठन का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण जो परिवार के सदस्य संस्था के कर्मचारियों के मध्य है वो है समन्वय, संतुलन और संबंधों की स्थापना किया जाना। इसलिए गृहिणी को प्रत्येक सदस्य के मध्य समन्वय बनाए रखना ज़रूरी होता है। फिर है संगठन का महत्व। संगठन का महत्व क्या होता है? संगठन का बहुत महत्व है। एकजुट होकर, संगठित होकर हम कार्य करने में सफल होते हैं। जटिल से जटिल समस्याओं का हम समाधान कर लेते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। एक छोटी सी नन्ही सी चींटी भी संगठित होकर हाथी जैसे विशाल जानवर को भी पछाड़ देती है। तो ये कहावत ही नहीं बल्कि सत्य है कि एकता में ही बल होता है। एकजुट होकर कार्य करने से काम में सफलता और शीघ्रता से संपन्न होते हैं और किसी व्यक्ति विशेष पर अधिक भार भी नहीं पड़ता है। तो संगठन के प्रमुख महत्व ये है: प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि करना, विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं संतुलित महत्व, भ्रष्टाचार को रोकना, विकास को बढ़ाना, समन्वय को सुविधापूर्वक बनाना, प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायता देना, मनोबल आत्मविश्वास बढ़ाना, तकनीकी विचारों का अनुकूलतम उपयोग करना। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे संगठन को हमारे संगठित होने में महत्व प्रदान करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि संगठन ही प्रबंधन की आधारशिला होती है।